हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ था तब सिर्फ इंडिपेंडेंस मिलना ही चैलेंज नहीं था, बल्कि बहुत सारी लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजियन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था। इस चैप्टर में हम समझेंगे पार्टीशन का इम्पैक्ट, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और कैसे इंडिया ने यूनिटी और डेमोक्रेसी को चूज किया। तो अगर आप बोर्ड्स, CUET या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। 1947 का साल इंडिया के लिए हिस्टोरिक भी था और बहुत ही चैलेंजिंग भी। लगभग 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ साथ कई सीरियस प्रॉब्लम्स भी सामने आई। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू था पार्टीशन। ब्रिटिश इंडिया को 2 कंट्रीज में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। इस पार्टीशन ने लोगों के दिल और जिंदगियों दोनों को गहरा नुकसान पहुंचाया था। पार्टीशन के टाइम लार्ज स्केल वायलेंस हुआ, हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटीज के बीच रिवॉल्ट्स हुए, हजारों लोग मारे गए और लैक ऑफ पीपल्स होमलेस हो गए थे। इसके साथ ही एक और बड़ी प्रॉब्लम थी डिस्प्लेसमेंट। मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज अपना घर, जमीन और रोजगार छोड़कर नए देश में शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए थे। गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, लेकिन रेफ्यूजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। पॉलिटिकल लेवल पर भी सिचुएशन इजी नहीं थी। इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल था कैसे यूनिटी और स्टेबिलिटी बनाई जाए। अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजियंस और प्रिंसली स्टेट्स को एक नेशन के अंदर इंटीग्रेट करना एक ह्यूज चैलेंज था। इस तरह 1947 में इंडिया ने फ्रीडम के साथ वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और नेशन बिल्डिंग चैलेंज जैसे चैलेंजेस को फेस किया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने सिर्फ फ्रीडम का सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि 3 बहुत बड़े चैलेंजेस भी थे जिन पर पूरे देश का फ्यूचर डिपेंड करता था। तो पहला चैलेंज था नेशन बिल्डिंग। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री थी। यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, कल्चर और ट्रेडिशंस हैं। इसके अलावा 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिन्हें इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे बड़ा गोल था लोगों में एक नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करना और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रियलिटी बनाना। सेकंड चैलेंज इज स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद मोनार्की या डिक्टेटरशिप चूज नहीं की, बल्कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। ये डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि उस टाइम इंडिया लार्जली इलिटरेट था और पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें हर एडल्ट सिटीजन को वोट देने का राइट मिला। इससे क्लियर होता है कि इंडिया ने पीपल्स ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन पर डेमोक्रेसी बिल्ड की। एंड द थर्ड चैलेंज इज एंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। ब्रिटिश रूल के कारण इंडियन इकोनॉमी वीक हो चुकी थी। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी कॉमन प्रॉब्लम्स बन गई थी। गवर्नमेंट का एम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं था, बल्कि सोशल अपलिफ्टमेंट भी था, स्पेशली पुअर, बैकवर्ड, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए। इसलिए प्लानिंग सिस्टम, 5 ईयर प्लान्स और वेलफेयर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई ताकि डेवलपमेंट के बेनिफिट सब तक पहुंच सके। इसी तरह नेशन बिल्डिंग, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, ये 3 चैलेंजेस थे जिन्हें फेस करते हुए इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव नेशन बनाने की स्टार्टिंग की थी। चैलेंज 1, नेशन बिल्डिंग। इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था नेशन बिल्डिंग। एक ऐसा देश का निर्माण करना जहां सब लोग खुद को एक ही नेशन का हिस्सा समझें, चाहे उनकी लैंग्वेज, रिलीजियन, कल्चर अलग ही क्यों ना हो। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की डाइवर्सिटी की। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ 100 ऑफ लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजियन जैसे बुद्धिज्म और कई तरह की कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी सबको एक नेशनल आइडेंटिटी के अंदर लाना एक बहुत मुश्किल काम था। अब आता है पार्टीशन ऑफ इंडिया पर। 1947 का पार्टीशन इंडिया के लिए सिर्फ लैंड का डिवीजन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा इमोशनल और सोशल शॉक था। पार्टीशन के टाइम पर कम्युनल वायलेंस, रिवॉल्ट्स और मास माइग्रेशन हुई।
लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिए और बहुत से लोग अपनी जान भी खो बैठे थे। इस पार्टीशन ने हिंदू मुस्लिम टेंशन्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे नेशनल यूनिटी पर सीरियस थ्रेट पैदा हो गया। इस सिचुएशन में नए लीडर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कैसे एक यूनाइटेड नेशन बनाया जाए। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। ये स्टेट्स ब्रिटिश रूल के अंदर इनडायरेक्टली थे और इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें चॉइस दी गई कि वो इंडिया में मर्ज करें, पाकिस्तान में जाएं या फिर इंडिपेंडेंट रहें। अगर ये प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग रहते तो इंडिया कभी भी एक स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बन पाता। इसीलिए नेशनल यूनिटी के लिए इन स्टेट्स का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर हिस्टोरिक रोल प्ले किया था। उन्होंने डिप्लोमेसी और कभी कभी प्रेशर का यूज़ करके ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मर्ज करवाया। सो ओवरऑल नेशन बिल्डिंग के चैलेंज में इंडिया को 3 मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। पहला था एक्सट्रीम डाइवर्सिटी, सेकंड इज पार्टीशन के बाद कम्युनल टेंशन एंड द थर्ड इज प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन। इन सभी चैलेंजेस के बाद भी इंडिया ने डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल सिस्टम के थ्रू धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशन बनाने की कोशिश की। हैदराबाद का रूलर निज़ाम अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था, लेकिन हैदराबाद इंडिया के बीच में लोकेटेड था जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए 1948 में इंडिया ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, जिसके थ्रू हैदराबाद को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया। इस तरह से डिप्लोमेसी और फोर्स दोनों का यूज़ करके ज़्यादातर 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया गया था। इस सक्सेसफुल इंटीग्रेशन की वजह से ही आज इंडिया एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और टेरिटोरियल इंटीग्रेटेड नेशन है। कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जहां पर पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में मुस्लिम्स थे, लेकिन रूलर एक हिंदू किंग था, महाराजा हरी सिंह। इंडिपेंडेंस के टाइम पर महाराजा ने तुरंत डिसाइड नहीं किया कि कश्मीर इंडिया या पाकिस्तान किसके साथ ज्वाइन करे। वो थोड़े टाइम के लिए इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन अचानक बिगड़ गई। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से आर्म्ड ट्राइबल फोर्सेस ने कश्मीर पर इन्वेजन कर दिया। ये फोर्सेस लूटपाट और अटैक्स कर रही थी। महाराजा हरी सिंह इस अटैक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंडिया से मिलिट्री हेल्प मांगी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा कि मदद तभी मिलेगी जब कश्मीर ऑफिशियली इंडिया के साथ ज्वाइन करेगा। इसके बाद महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिससे कश्मीर लीगली इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। एग्रीमेंट के तुरंत बाद इंडियन ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके कश्मीर भेजा गया ताकि इन्वेडर्स को रोका जा सके। इसी के साथ इंडिया पाकिस्तान का पहला वॉर भी शुरू हुआ था। बाद में ये मैटर यूनाइटेड नेशंस तक ले जाया गया। 1949 में सीज फायर डिक्लेयर हुआ, लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में रह गया, जिसे आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर POK कहा जाता है। इसी वजह से कश्मीर इशू आज तक फुली रिजॉल्व नहीं हो पाया है। 1947 का पार्टीशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पेनफुल चैप्टर था। इस पार्टीशन के टाइम इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था मास डिस्प्लेसमेंट। लगभग 10 से 15 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। लोग जो सदियों से एक जगह रह रहे थे, अचानक बॉर्डर के दूसरी साइड चले गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रिलीजन अलग था। इस प्रोसेस के दौरान ओवर 1 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। ये डेथ सिर्फ वायलेंस की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि भूख, इलनेस और एग्जॉशन की वजह से भी हुआ था। सबसे ज़्यादा कम्युनल रिवोल्ट्स हुए पंजाब और बंगाल में। पंजाब में हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख के बीच में सेवियर वायलेंस हुआ। बंगाल में भी लार्ज स्केल रिवोल्ट्स हुए, स्पेशली कैलकाटा और सराउंडिंग्स एरिया में। यहाँ भी लोगों के घर जला दिए गए और फैमिलीज परमानेंटली सेपरेट हो गए। पार्टीशन के बाद एक बड़ा इशू बना रेफ्यूजी क्राइसिस। करोड्स ऑफ रेफ्यूजीज बिना घर, बिना जॉब और बिना रिसोर्सेज के नए एरियाज में सेटल हुए थे। गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा पॉपुलेशन शिफ्ट हैंडल करना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग था। रेफ्यूजीज ने कैंप्स में रखकर
रहकर अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू की थी। उन्होंने नए शहरों में बिजनेसेस, कॉलोनीज और कल्चर को शेप किया, जो आज भी इंडिया और पाकिस्तान के सोशल स्ट्रक्चर में देखा जाता है। ओवरऑल पार्टीशन ने सिर्फ लैंड डिवाइड नहीं किया था, बल्कि हार्ट्स को डिवाइड किया, फैमिलीज को तोड़ दिया और जनरेशन तक चलने वाला ट्रॉमा क्रिएट कर दिया था। सेकंड चैलेंज था डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। 1947 के बाद दुनिया के कई लोगों को लगता था कि इंडिया जैसे डाइवर्स और इलिटरेट सोसाइटी में डेमोक्रेसी का सर्वाइव करना मुश्किल होगा, लेकिन इंडिया ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फाउंडेशन रखी। इस डायरेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बैकबोन था। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। इसने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए और गवर्नमेंट के पावर्स को क्लियरली डिफाइन किया। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का दूसरा मेजर स्टेप था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब था कि 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का हर सिटीजन, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर, एजुकेटेड हो या फिर अनएजुकेटेड, वोट दे सकता था। उस टाइम कई वेस्टर्न कंट्रीज में भी यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स नहीं थे, लेकिन इंडिया ने शुरू से ही पॉलिटिकल इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस दी। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया गया जहां पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड कर दी गई थी, लेकिन इंडियन फेडरलिज्म थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ सेंटर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स दी गई ताकि कंट्री यूनाइटेड रहे, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑल इंडिया सर्विसेज और फाइनेंशियल कंट्रोल। इस स्ट्रॉन्ग सेंटर का एम था यूनिटी, स्टेबिलिटी और नेशन बिल्डिंग, स्पेशली एक नए और डाइवर्स नेशन के लिए। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू इंडिया ने डेमोक्रेसी को सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया, उसे सक्सेसफुली एस्टैब्लिश भी किया था। थर्ड चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक इकोनॉमिकली वीक कंट्री थी। ज़्यादा लोग गरीबी में थे और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। एक बड़ा चैलेंज था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब। इसलिए प्लान्ड डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। मतलब देश के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया जाए जिससे सभी सेक्टर्स डेवलप हों और सभी लोगों तक रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ पहुँच सके। इसीलिए 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन का काम था देश के रिसोर्सेज का प्लान बनाना, डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेट करना और इंश्योर करना कि इकोनॉमिक ग्रोथ सब तक फेयर और बैलेंस्ड हो। ये स्टेप इंडिया के लिए एक मेजर मूव था टुवर्ड्स स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो हियर आर द समरी ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्टली, नेशन बिल्डिंग का मेन फोकस था यूनिटी और इंटीग्रेशन पर, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स और रीजन्स को एक स्ट्रॉन्ग नेशन में जोड़ना। सेकेंड इज डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू, जिससे हर सिटीजन को वोट का राइट मिल सके। एंड लास्टली, डेवलपमेंट का एम सिर्फ ग्रोथ करना नहीं था, बल्कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यानी सोसाइटीज़ के हर सेक्शन का ओवरऑल डेवलपमेंट। सो ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि कैसे इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद यूनिटी, डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस किया। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिविजन क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के 3 मेजर चैलेंजेस क्या थे। सेकंड इज, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेशन में कैसे कंट्रीब्यूट किया। एंड द थर्ड वन इज, फर्स्ट जनरल इलेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस था। सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ। ऐसे ही इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट या फिर नेक्स्ट चैप्टर का रिविजन चाहिए हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।